हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के हिंदी पुस्तक को देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 10वें चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। जो चैप्टर का नाम है मछली, और जिसके राइटर हैं, जिसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। और मछली एक कहानी है। सबसे पहली पॉइंट्स आपको ये याद रखना है कि मछली क्या है। तो मछली कहानी है, और कहानी जो यह लिखा गया है वह विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग पूरे वीडियो को पूरे देखें, और देखने के बाद यहाँ से आप एक से एक बार देखें, और दूसरे के बार में जो आपको पॉइंट्स बताया जाएगा उसको नोट करें, और उसके बाद फिर से उसको रिवीजन करें। तो आपका आने वाला एग्जाम में बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग देखेंगे राइटर के बारे में, विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में देखते हैं, क्योंकि राइटर से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इनको, और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट भी करते चलना है। तो देखिए कहता है विनोद कुमार शुक्ल जी के जिंदगी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। सबसे पहले पॉइंट्स आपको यही नोट करना है, ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया। वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे 2 वर्षों 1994 से 1996 ईस्वी तक निराला सृजनपीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ से आपको बताया गया कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म होता है वह 1 जनवरी 1937 ईस्वी को होता है, और ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में होता है। और उनका जो पेशा है, उनका जो वृत्ति है वह प्राध्यापन यानी अध्यापन के रूप में वे करते हैं। और उनका जो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में भी वे इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में रहे। और वे करीब 2 वर्षों तक 1994 से 96 तक वे निराला सृजनपीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। और उनका जो पहला कविता संग्रह, ये आपको नोट कर लेने हैं, उनका पहला कविता जो संग्रह लगभग जय हिंद है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1971 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़िए। तो कहता है उनके अन्य कविता संग्रह हैं, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा और अतिरिक्त नहीं। उनके 3 उपन्यास हैं, जहां से आप देख सकते हैं, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, और दीवार में एक खिड़की रहती है। इनके 2 कहानी संग्रह है, एक पेड़ का कमरा और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से आपको नोट करने हैं। यहाँ से जो यह पॉइंट्स है, इन सभी को वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लें, और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप इसको लोड कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि इतावली भाषा में उनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ का कमरा का अनुवाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे। नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। विनोद कुमार शुक्ल को 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, और 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ये पॉइंट्स आपको देख लेने हैं। 20वीं सदी के 7वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी 2 एक कहानियां भी सामने आई थी। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल, अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने शुद्धिजन का ध्यान आकृष्ट किया था। यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी, इसकी जड़ें संवेदन और अनुभूति में थी, और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता, अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियां में उजागर होती आई है। प्रस्तुत कहानियाँ, देखिए यहाँ से ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। प्रस्तुत कहानियों के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है, आपको यह नोट करना है। यह जो मछली लिया गया है, उनके प्रस्तुत जो कहानी संकलन है वह महाविद्यालय से ली गई है। कहानी बचपन की स्मृति के भाषा शिल्प में रची गई है, ध्यान रखेंगे आप लोग।
यह जो कहानी वो बचपन की स्मृति यानी बचपन में जो इनका स्मृति है उनमें भाषा शिल्प में रची गई है और इसमें एक किशोर की वय संधिकालीन स्मृतियां, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन यथार्थ और संबंधों को अवलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को भी स्पर्श करती है। घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण एक बच्चे की आंखों देखे हुए और उनके और उसी के मिथकन में उपजी सादी भाषा में है। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपने प्रतीकात्मक के कारण मन पर एक अस्थायी प्रभाव छोड़ती है। तो देखिए कुल टोटल यहाँ से हम लोग देखने की यह कोशिश किए कि यह जो कहानी है इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। उनका जन्म होता है, देखिए यहाँ से हम लोगों ने देखा इनका जो जन्म होता है 1 जनवरी 1937 में होता है। वे राजनाथ गाँव में 1 जनवरी 1936 में छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव में उनका जन्म होता है। वे एक प्रोफेशन से यानी उनका जो पेशा था वह एक प्राध्यापन का रहा और साथ में उन्होंने बहुत सारे कविताएं और बहुत सारे उपन्यास और कहानी संग्रह भी लिखे, जिनमें इनके 2 कहानी संग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक यहाँ से आप देख रहे हैं, एक जो इनका कहानी संग्रह है, एक है पेड़ का कमरा, ध्यान रखेंगे पेड़ का कमरा, और दूसरा यहाँ से था महाविद्यालय। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। और यह जो कहानी लिया गया है, यह जो यहाँ से कहानी आपको देखने को मिल रहा है मछली, यह इनके प्रस्तुत कहानियों के संकलन महाविद्यालय से लिया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ आप इसको ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ से देखा किस तरह से लेखक की जीवनी रहा। यह जो कहानी लिया गया वो महाविद्यालय से लिया गया। इसमें जो बताने की कहानी में कोशिश किया गया है वह यह बताया गया कि यह एक मध्यम परिवार के भीतर जो चल रहे हैं कंडीशन, जो चल रहे परिस्थितियां हैं, उसको इसमें उजागर किया गया है। तो चलिए आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। तो यह जो आज का चैप्टर आप देख रहे हैं इसका नाम मछली है। तो आइए देखते हैं मछली में। तो कहता है कि दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नज़दीक पड़ता था। दूसरे रास्ते में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ में बिखराव में तेजी आ गई थी। तो देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ रहे, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा ना उसको हम यहाँ से हाईलाइट करेंगे। आपको नोट करने, वीडियो पॉज कर करके या एक बार वीडियो को देख ले और दूसरा बार जब वीडियो आप देख रहे हो तो वहाँ से उसको हाईलाइट जो पॉइंट्स है उसको आप नोट करने की कोशिश करें अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में, और उसको रिवीजन के तौर पर आप उसको 1-2 बार अवश्य देख लें ताकि आपका जो रिवीजन हो एक अच्छे तरीके से और संपूर्ण तरीके से हो सके। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। झोले में 3 मछलियां थी, एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे, 2 जिंदा थी। झोले में उनकी तड़प के झटके जब तक मैं महसूस करता था, मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जब तक मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर से कुएं में डाल देंगे। तो यहाँ से आपको क्या नोट्स करने, तो सबसे पहले ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं कि दौड़ते हुए जो बच्चे थे वह एक कहाँ घुस गए, तो पतली गली में घुस गए, ये आपको नोट करने हैं। सेकेंड पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट कर रहे हैं कि झोले में कितनी मछलियाँ थी, 3 मछलियाँ थी। मर कितने मछलियाँ गई थी, तो खरीदते वक्त जो मछली थी वह 1 मर गई थी। ध्यान रखेंगे 1 मर गई थी। और मछली बच्चे क्यों मांगना चाह रहे थे, तो बच्चे उन्हें कुआं में डालकर बड़ी करने के लिए मांग रहे थे। तो ये सभी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अब जोर से पानी गिरने लगा था। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े, उसमें थोड़ी जान आ जाए। संतु भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी के छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी पर अंदाज कर जोर से उछलती। झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। यहाँ से यह बताया गया कि जब मैं मार्केट से घर जाने लगा था तो पानी इतना तेज पर बरसने लगा कि मेरा जो पूरा शरीर था, कपड़ा था, वो भीग गया था। और एक संतु था जो भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया। अब मानो ऐसा लग रहा था कि जो झोले के अंदर जो पानी की बूंदें पड़ रही है
मछलियों के लिए वह तालाब या नदी या उसके आकार का उसको अंदाज लगाकर वे इधर से उधर उछल रही थी, और वह जो झोला हाथ में लिए वो था वह छूटते छूटते यहाँ से बच गया। ये कौन कहता है? तो ये लेखक कहते हैं अपने बचपन के जीवनी को लेकर। चलिए आगे की ओर बढ़िए, तो यहाँ से देखिए कहता है कि स्नान घर का दरवाज़ा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। भरी हुई बाल्टी थी, उसे आधी खाली कर मैंने झोले की 3 मछलियाँ उड़ेल दी। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर नहान घर की नाली में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल टटोल कर ढूंढा था। जब दिखी नहीं थी तब हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहां घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। दीदी ने बताया था कि वह मछली इस नाले से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मोहरा नदी में चली जाएगी। तो यहाँ से बता रहे हैं लेखक अपने बात को लेकर कि जब मैं छोटा था, या जब मैं एक समय ऐसा था कि मेरे हाथ से एक छोटी सी मछली नहान घर में जब हम नहा रहे थे तो उसमें बाल्टी में लिए हुए थे, तो वह हाथ से फिसल गई थी और नहान घर के नाली में घुस गई थी। और जब घुस गई थी तो हम लोग उसको ढूंढने की बहुत प्रयास किया, लेकिन वह मिल नहीं पाया। तभी दीदी बोलती है कि यह जो नली है, नली की पानी बड़े नाले से मिलेगी और वहाँ जाकर एक नदी है। आप इस नदी को हाईलाइट करके नोट कर लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। यह जो नदी मोहरा नदी, और मोहरा नदी में यह पानी चली जाएगी और पानी जाने के साथ साथ मछली भी वहाँ पे बहकर चली जाएगी। चलिए आगे की ओर बढ़िए, तो कहता संतू ठंड से काँप रहा था। माँ हम लोगों को भीगा देखेगी तो मार पड़ेगी। मैंने संतू से कहा कि वह कमीज उतारकर निचोड़ ले। कमीज उतारकर हम दोनों ने निचोड़ी। पेंट को मुट्ठियों में दबदबाकर निचोड़ा। फिर हम दोनों केवल पेंट पहने, पैंट यहाँ पर लिखा पैंट होगा, पैंट पहने गोद में गीली कमीज दबाए बाल्टी को घेर कर बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वह शायद मर गई थी। संतू से मैंने कहा अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतू ने सिर हिलाकर कहा अच्छा। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियों को छूकर देखना चाहता था, लेकिन वह डरता था। ध्यान रखेंगे, जो संतू था ना, वह देखकर मछलियों को डरता था। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसककर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा संतू तू भी छूकर देखना, नहीं काटेगी। संतू ने इनकार करते हुए कहा नहीं काटेगी। मतलब संतू को डर था कि मछली काट लेगी, लेकिन लेखक कहते हैं कि मैंने संतू को कहा कि तू भी छू कर देख ले, नहीं काटेगी। चलिए आगे की ओर बढ़िए, तो यहाँ से देखिए कहता है मैं तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू। संतू ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ। फिर डरकर उसने अपना हाथ खींच लिया। डरता क्यों है कहकर एक मछली को मैंने उठा लिया। मछली मेरे हाथों से फिसल पड़ रही थी। मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही वह मछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े। तब संतू चौंककर थोड़ा पीछे हट गया था। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैंने अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है। तो यहाँ से कुल टोटल जो हम लोग पॉइंट्स देख रहे हैं, यहाँ से यह बताने की कोशिश किया गया है कि मछली और जो 2 बच्चे थे उनके बीच के संबंध है। आखिर मछली को वे लोग किस तरह से खेल रहे थे, मछली से किस तरह से वे लोग बात कर रहे थे, या मछली को किस तरह से वह देखना चाहते थे। तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ से आपको दिया गया है। चलिए आगे के पॉइंट्स बढ़िए, तो यहाँ से बढ़िए, तो कहता है कि बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुर्दा से पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया। उसकी मूछे को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी उस मछली में थोड़ी सी हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी एक बाल की मूछे छोर से छल्लेदार बन गई थी। संतू तू इसकी आंख में झांक के देख तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या। मछली बाहर फर्श पर थी, इसलिए संतू थोड़ी दूर हटकर बैठा था। मेरे यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंखों में उत्सुकता से झांकने लगा। और पास से देख परछाई दिखती है। समझाते हुए मैंने उससे कहा दीदी कहती है मरी मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती। दूर से
सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ चुपचाप संतु चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है या नहीं। यानी लेखक को बता रखी थी दीदी कि जो मछली की आंखों में अगर अपनी परछाई दिखाई देगी समझो कि वह मछली जिंदा है, और जिसकी आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखाई दे रही है समझो कि वह मछली मर चुकी है। और ऐसा लेखक संतु को कहते हैं कि क्या तुम्हारी परछाई उस मछली के आंख में दिखाई दे रही है? अगर दिखाई दे रही तो वह जिंदा है, और अगर दिखाई नहीं दे रही है तो वह जिंदा नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि तुझसे कुछ भी नहीं बनता, कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो उसकी आंखों में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या मछली की आंखों का रंग ही ऐसा था। तो याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़िए। चलिए तो आगे बढ़िए तो यहाँ से देखिए कहता है कि शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला। मैंने संतु से कहा और मैंने मछली फिर से बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतु लौटकर आया तो कहा दीदी तो सो रही है, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ। माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया। मछली के लिए मसाला होगा, मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी, दुख से मैंने कहा। आगे बढ़िए तो भैया मछली अभी कट जाएगी, भोलेपन से संतु ने पूछा। हाँ। फिर संतु भी उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग पाटा था, उस पाटे के ऊपर ही मछली को रखकर काटी जाती थी। पाटा करने का मतलब जिस जगह पे मछली रखकर काटी जाती है उसको यहाँ पे बात किया गया है। पाटे में चक्कू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा जाता था, जिससे रोज मछली बनती थी, उसी रोज उसको काट लिया जाता था। ध्यान रखिएगा यहाँ से पॉइंट्स को। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ से जिस रोज मछली बनती थी ना उस दिन उस पाटे को निकाला जाता था। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ कहता है कि पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। आंगन में आकर मैंने देखा जिस जगह मछली काटी जाती थी वहाँ वही पाटा धुला हुआ रखा था। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा भग्गू, देखिए यहाँ से आप इसको याद रखेंगे, मैंने सोचा भग्गू कुआं के पास चक्कू को धार कर रहा होगा। नहान घर का दरवाज़ा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियाँ थी। माँ वहाँ नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे। आप यहाँ से एक पॉइंट्स को नोट करेंगे, हम बोल रहे हैं इसमें यह आपको नोट करना है कि पूरे परिवार में पूरे घर में मछली सिर्फ एक ही लोग खाते थे या गोश्त सिर्फ एक ही लोग खाते थे जो पिताजी थे, बाकी कोई लोग गोश्त या मछली नहीं खाते थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़िए तो कहता भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में है। आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियां निकाल कर लाया। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा गया था। पिताजी शायद अभी तक नहीं आए थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतु को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया। संतु को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैंने घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लो। फिर दीदी ने पेटी ध्यान रखेंगे। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल लिए। संतु के बड़े बड़े बाल थे, इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतु के बालों को टॉवेल से पोंछकर उसमें तेल लगाया। बाएं हाथ से संतु की टुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दिए। जब दीदी संतु के बाल संवार रही थी तो संतु अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, कौन बहुत सुंदर थी या
कौन बहुत सुंदर थे, तो दीदी, याद रखेंगे। चलिए यहाँ से हम आपको कुछ समझाने के पॉइंट शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि लेखक को ऐसा लग रहा था कि मछली अब कटने वाली है, और ऐसा इसलिए लग रहा था कि मछली जिस जगह पे काटी जाती थी वहाँ पे जो काटने का सामान था, पाटा जिसको बोल रहे हैं, वह धुलकर वहाँ रखा हुआ था। थोड़ी सी राख भी रखी हुई थी जिससे मछली को लपेट कर काटा जाए, और ऐसा लग रहा था कि मछली अब बचने वाली नहीं है। और इसी को देखकर वे लेखक जो है अपने दीदी के पास चली जाती है। तो जैसे ही दीदी के पास चले जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कि दीदी करवट लिए लेटी हुई थी सचमुच में, और वह धीरे धीरे उस रूम में प्रवेश किया, उस कमरा में प्रवेश किया, और साथ में संतू को बुलाया। लेकिन किसी आहट बस उसकी दीदी जाग जाती है और दोनों को भीगे हुए कपड़ों में देखकर बहुत नाराज होती है, और साथ में यह भी कहती है कि लो आज अच्छे कपड़े पहन लो, और पेटी से निकालकर अच्छे कपड़े पहना देती है। लेकिन ऐसा पता नहीं था कि ऐसा दीदी क्यों कर रही थी। और संतू का जो लंबे लंबे बाल था उसको वह झाड़ रही थी, और झाड़ने के साथ साथ जब वह बाल झाड़ रही थी तो संतू अपने टकटकी आंखों से, बड़ी बड़ी आंखों से उनको देख रही थी। और ऐसा इसलिए वह देख रहा था क्योंकि सभी लोग कहते थे कि जो तुम्हारी दीदी है ना बहुत सुंदर है। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 है। कितनी है? 3 है। एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूं, वह कमरे में अकेले लेटेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जब मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी भग्गू के पीछे खंबे के पास टिककर हम दोनों मछली का कटना देखने लगे। भग्गू ने एक मछली उठाकर पहले उसे मत्था पर कसकर 2-3 बार पटका, फिर मुर्दा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली, पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। यहाँ से आपको एक पॉइंट्स और याद रखने हैं कि घर में मछली कौन काटता था, तो याद रखेंगे भग्गू, ध्यान रखिएगा। पाटे के ऊपर रखकर एकदम से गर्दन काट डाली। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही संतू एक मछली अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। भग्गू भी मछली काटना छोड़कर अरे 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 कहता हुआ उसके पीछे पीछे भागा। मैं वही खड़ा रहा। पाटे में राख से लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था। मैंने सोचा संतू मुर्दा मछली लेकर भागा है। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। धीरे से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर पर ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया। वैसे ही धीरे से दरवाज़ा बंद कर मैं बाहर आ गया। भग्गू और संतू अभी तक नहीं आए थे। ध्यान रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स आपको नोट नहीं करने, जो नोट करने वो हम आपको बताएंगे, आप सिर्फ सुनते और देखते चलिए। चलिए तो आगे की ओर बढ़िए। तो संतू और भग्गू अभी तक आया नहीं था। बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ा था। दोनों हाथों में मछली को अपने पेट से छुपाए हुए था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी से उसे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तीनों मछली के कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछली के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहां लेटी थी उस कमरे का दरवाज़ा खुला था। शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियां बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी दीदी को मारा है। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़कर कहा, भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना। बाद में जो होगा वह भुगत लूँगा। ये आपको याद रखने हैं। किसे कहा गया कि हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, तो याद रखेंगे नरेन को। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी थी। नहान घर में जाकर
मुझे लगा कि मछलियाँ की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला, फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर में पूरी तरह भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की गंध जैसी आ रही थी। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि यह जो कहानी था एक मध्यम परिवार के उनके यहाँ के जो रीति रिवाज है या उनके यहाँ का जो प्रचलन है उसको लेकर देखा गया किस तरह से एक परिवार में होता है। तो उम्मीद है आपके लिए यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा आज का सीरीज। यहाँ से आप क्वेश्चन इसको सोल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए एक आप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ से कह रहा है कि झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। यहाँ से पहले हम लोग वीडियो में बात कर चुके हैं कि वह क्यों घुस गए थे, क्योंकि जो मछली जिस समय लिया जा रहा था उसी समय एक मछली मर गया था और बाकी 2 मछली को बचाने के चक्कर में बच्चे पतले गली में घुस इसलिए गए थे कि ताकि वे अपने घर तक जल्दी पहुंच सके और मछलियों की जान बचा सके। मछलियाँ को लेकर बच्चे की क्या अभिलाषा थी, तो यहाँ पे हमने बता रखा है कि मछलियाँ को लेकर अभिलाषा ये थी कि बच्चे उस मछली को कुएं में डालकर उसको बड़ा करेंगे और उससे खेलेंगे और जब जी करेगा उसको फिर वही कुएं में डाल देंगे। तो ये सभी पॉइंट्स हमने ऊपर की वीडियो में बता रखा है। आप लोग पूरे वीडियो को देखें, पूरा पेशेंस के साथ देखें और अभी से भी पहले इसका जो चैप्टर है उसका भी वीडियो अपलोड किया गया है और साथ में इसका ग्रामर का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।